हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम सिल्विया प्लैथ की फेमस पोएम लेडी लजारस की समरी को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। मैंने सिल्विया प्लैथ की दूसरी फेमस पोएम डैडी का एक्सप्लेनेशन भी अपने चैनल पर डाल रखा है, जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस पोएम के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी को स्टार्ट करते हैं। सिल्विया प्लैथ ने इस पोएम को 1962 में लिखा था, जब वो थोड़ा सा अच्छा महसूस कर रही थी, क्रिएटिव महसूस कर रही थी। उसके तुरंत बाद उन्होंने 1963 में सुसाइड करके अपनी जान दे दी थी। इस पोएम में उन्होंने अपने आप को लजारस से कंपेयर किया है। लजारस एक व्यक्ति था, एक इंसान था। बाइबल की ऐसी स्टोरी है जो मर गया था और अपनी ग्रेव में काफी दिन तक पड़े रहने के बाद उसे जीसस ने रिसरेक्ट कर दिया था, यानी वो फिर से मरने के बाद जिंदा हो गया था। अपनी ग्रेव से वो जिंदा वापस आ गया था। तो इस पोएम में जो फीमेल स्पीकर हैं वो भी अपने आप को लजारस से कंपेयर कर रही हैं और इसीलिए उन्होंने अपने आप को लेडी लजारस कहा है, क्योंकि वो भी रिसरेक्ट हो जाती हैं, यानी मरने के बाद वो भी बार बार जिंदा हो जाती हैं। लेकिन वो इस बात से ज़रा भी खुश नहीं है और उन्हें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही कि वो मरने के बाद फिर से जिंदा क्यों हो गई। तो चलिए अब हम लोग पोएम की समरी को स्टार्ट करते हैं। प्लैथ एडमिट्स दैट शी हैज ट्राइड टू डाई वंस एवरी डिकेड ऑफ हर लाइफ। तो जो सिल्विया प्लैथ हैं वो हमें बता रही हैं कि कैसे उनके ज़िंदगी के हर डिकेड में, यानी हर 10 साल में एक बार उन्होंने मरने की कोशिश की है। और फिर वो रीडर्स को बताती हैं कि उन्होंने इतने बार मरने की कोशिश क्यों की, रीजंस क्या है। और वो बहुत ही अच्छी इमेजेस हमारे माइंड में बनाती हैं एक्सप्लेन करने के लिए अपनी सिचुएशन, जहाँ पे बता रही हैं कि उनकी जो सफरिंग है वो जूइश लोगों की तरह है, जिनको होलोकास्ट में हिटलर और उसके बाकी साथियों ने बहुत सारे ज्यूज को मार दिया था। तो प्लैथ कहती हैं कि उनकी जो सफरिंग है वो उन्हीं ज्यूज लोगों की तरह है। और जैसे नाजी लोगों ने जूइश लोगों को मारकर उनकी चमड़ी से लैम्पशेड्स बनाए थे, लैम्प्स बनाए थे, उसी तरीके से यहाँ पर वो भी अपनी स्किन को उन लैम्पशेड्स से कंपेयर कर रही हैं। This is significant because of the idea that the Nazi people use the skin of the Jews to make lampshades. तो वो कहती हैं कि उनकी भी जो स्किन है वो एकदम उन लैम्पशेड्स की तरह है जो नाजी लोगों ने ज्यूज की स्किन से बनाए थे। तो वो इस तरह का हॉरिफाइंग मेटाफर इसलिए यूज कर रही हैं ताकि वो बता सकें कि उनकी सफरिंग कितनी प्रोफाउंड है, कितनी ज़्यादा उनके मन में सफरिंग भरी हुई है। उसी तरीके से जैसे जो लोग नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में ज्यूज मारे गए, उनकी सफरिंग जितनी रही होगी, बिल्कुल उसी तरीके की सिल्विया प्लैथ की सफरिंग है। Plath speaker conveys the heaviness of her pain by comparing her right foot to a paperweight. तो प्लैथ ने अपनी पोएम में जिस फीमेल स्पीकर के बारे में बताया है वो अपने ही बारे में बता रही हैं। वो कहती हैं कि उनका जो पैर है वो इतना ज़्यादा उन्हें भारी लग रहा है जैसे कि कोई पेपर वेट होता है। दिस मेटाफर हेल्प्स द रीडर टू अंडरस्टैंड दैट प्लैथ्स पेन वॉज सो रियल दैट इट फेल्ट लाइक अ फिजिकल वेट। तो फिर से ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, मेटाफर है, जिससे हमें पता चलता है कि प्लैथ का पेन इतना ज़्यादा था कि उन्हें वो एक फिजिकल वेट जैसा लग रहा था। द इमेजरी ऑफ ए फीचरलेस फेस रिवील्स दैट शी डजंट फील एनी आइडेंटिटी। उसके बाद वो फिर से एक पावरफुल इमेज यूज करती हैं जहाँ पे बताती हैं कि उनका जो चेहरा है उस पर कोई फीचर्स नहीं है। इससे पता चलता है कि वो ये बता रही हैं कि इस मेल डोमिनेटेड दुनिया में उनकी कोई पहचान ही नहीं रह गई है, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं रह गई है। सच एन एक्सप्रेशन इज सेट अपार्ट फॉर एनी स्पेसिफिक और इम्पोर्टेंट पर्पस। और क्योंकि उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है, इसलिए वो अपने आप को ज़रा भी इम्पोर्टेंट महसूस नहीं करती, बल्कि भीड़ में खोए हुए इंसान की तरह वो अपने आप को महसूस करती हैं, लाइक अ फेस लॉस्ट इन द क्राउड दैट नो वन वुड रिमेंबर। और इसीलिए उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें कोई भी याद नहीं रहेगा। वो अपने आप को लजारस से कंपेयर करती हैं और आइडेंटिफाई करती हैं, लेकिन उस लजारस से जो मर चुका है, उस लजारस से वो कंपेयर कर रही हैं अपने आप को और कहती हैं कि उनके शरीर का डिकम्पोजिशन शुरू हो चुका है। फॉर दिस रीज़न शी डिस्क्राइब्स हरसेल्फ एज हैविंग अ प्रोमिनेंट नोज कैविटी। तो वो बेसिकली अपने आप को उस लजारस से कंपेयर नहीं कर रही हैं जो
जग चुका है अपनी ग्रेव से, बल्कि उसके साथ कंपेयर कर रही हैं जो अभी भी मरा हुआ है और जिसका डिकम्पोजिशन चालू है। और इसीलिए वो कहती हैं कि उनके चेहरे की जो नोज कैविटी है वो बहुत प्रोमिनेंट है और उनकी आंखों में गड्ढे हैं और दांत बाहर निकले हुए हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कि किसी मरे हुए शरीर का डिकम्पोजिशन होता है तब। These features would be most prominent in a decaying body. एक decaying body में ये सारे features दिखाई देते हैं। Moreover, Plath explains that the sour breath, the putrid smell of death will soon vanish. लेकिन प्लाथ कहती हैं कि बहुत जल्दी ये जो सार ब्रेथ है, यानी ये जो मेरे सांस की जो बदबू है और मरने की जो बदबू है वो बहुत जल्दी चली जाएगी और फिर से मैं जो अभी मरी पड़ी हूँ मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगी। वो कहती है शी इज एक्चुअली अलाइव, कि वो फिर से जिंदा हो जाएंगी। However, the tone of Lady Lazarus reveals that she is disappointed at being alive. लेकिन जिंदा होने की वजह से उन्हें कोई खुशी नहीं हो रही, उन्हें उल्टा दुख हो रहा है क्योंकि वो जिंदगी से ज्यादा डेथ से अपने आप को आइडेंटिफाई करती हैं। शी थिंक्स ऑफ हरसेल्फ एज अ रॉटिंग कॉर्प्स, तो वो अपने आप को एक सड़ते हुए डेड बॉडी की तरह सोचती हैं, एक स्माइलिंग औरत की तरह नहीं जो उन्हें आईने में दिखाई देती है जो सिर्फ 30 साल की है, बल्कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो एक रॉटिंग कॉर्प्स हैं, एक सड़ती हुई डेड बॉडी है। She reveals an obvious disappointment that she has not been able to die when she compares herself to a cat. तो वो उन्हें बहुत दुख होता है जब वो ये सोचती हैं कि वो मरने में नाकामयाब हुई, तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो एक बिल्ली की तरह होंगी, जैसे बिल्लियों की 9 लाइव्स होती हैं उसी तरीके से शायद उसकी भी 9 लाइव्स होंगी। Plath then reveals that each decade she has come very close to death. फिर वो बताते हैं कि हर 10वें साल यानी एवरी डिकेड, एवरी 10 years में वो मौत के बहुत ज़्यादा करीब आकर भी चूक गई और मरने से वो बच गई। When she says this is number 3, she reveals that she has tried to die a number of times. तो वो कहते हैं कि ये फिलहाल जो वो जिंदगी जी रही हैं वो नंबर 3 है, तीसरी बार उन्होंने कोशिश की मरने की। इस बात से हमें पता चल रहा है कि वो कितनी बार कोशिश कर चुकी हैं मरने की। Plath then focuses on herself and her own misery and begins to criticize the people around her. उसके बाद वो अपने आप पर ही फोकस करती हैं और उनके आसपास के लोगों को क्रिटिसाइज करने लगती हैं और उन सभी लोगों को पीनट क्रंचिंग क्राउड कहती हैं, यानी ये सब मेरे आसपास के जो लोग हैं वो तो बस मूंगफली चबाने वाले लोग हैं, ऑडियंस हैं जिन्हें सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट से मतलब है, किसी औरत की सफरिंग से उन्हें कोई भी मतलब नहीं है। सजेस्टिंग दैट दे आर ओनली इन हर लाइफ टू स्कॉफ एट हर एंड मेक अ स्पेक्टिकल ऑफ हर। तो वो बता रही हैं कि ये जो सभी लोग हैं वो बस मेरी लाइफ का मजाक उड़ाने के लिए, स्कॉफ करने के लिए हैं और स्पेक्टिकल मेरी लाइफ का एक शो बनाने के लिए हैं। She calls her exit from the tomb a big striptease, revealing that when she came close to death but was brought back to life, the people around her were there not to rejoice with her or comfort her, but to be entertained by her. तो वो जब अपने टूम से, अपने कब्र से बाहर आती हैं, यानी कि जब वो मरने से चूक गई, जिंदा रह गई, उस चीज़ को वो एक स्ट्रिप टीज कहती हैं, जैसे कि धीरे धीरे किसी के कपड़े उतारे जा रहे हों। तो वो इस पॉइंट को इसीलिए कह रही हैं क्योंकि वो बताते हैं कि उनकी लाइफ में जो लोग हैं वो उनके साथ कंफर्ट करने के लिए उनको नहीं है, बल्कि वो इसलिए हैं ताकि सिल्विया प्लाथ बस उनका एंटरटेनमेंट करती रहें, उसी तरीके से जैसे कि एक स्ट्रिप टीजर करती है और एक एक कपड़ा अपना उतारती है। Her sarcastic tone reveals her frustration with the spectators and her disappointment that she was unable to stay dead. तो उनकी जो टोन है वो बहुत ज़्यादा sarcastic है, वो बहुत ज़्यादा frustrated है इसी बात से क्योंकि वो मर नहीं पाई। She realizes that she is alive. वो realize करते हैं कि वो जिंदा है, लेकिन उनकी बस यही इच्छा थी कि वो अपने टूम में रहें। She realizes that she is just the same as she was before experiencing death. तो वो realize करती हैं कि मरने के पहले जैसी वो थी अभी भी बिल्कुल वैसी ही हैं। Plath then begins to give the reader some history on her experiences with death, explaining that the first time was an accident. फिर वो कुछ हिस्ट्री बताती हैं कि डेथ को उन्होंने सबसे पहली बार तब एक्सपीरियंस किया था जब वो बस 10 साल की थी और तब ये बस एक एक्सीडेंट था, और जब वो सेकेंड टाइम मौत के साथ उनका इनकाउंटर हुआ तो वो पर्पसफुल था, यानी उसे पर्पसली मरने की कोशिश की थी
और तब शी केप्ट हर सेल्फ कॉन्फाइंड लाइक अ सी शेल। तो एक जैसे एक सी शेल होता है, एक कॉन्च होता है समुद्री, उस तरीके से उन्होंने अपने आप को अपने शेल में यानी कि अपनी बॉडी में बंद करके रखना चाहा। द सी शेल इज अ सिंबॉलिक रेफरेंस टू द बॉडी विच केप्ट हर सोल केज्ड। तो उनको ऐसा लग रहा है जैसे उनकी जो आत्मा है उनकी बॉडी में बंद है, केज्ड है। As she has tried to die a number of times, she has become an artist in this art form. फिर वो कहती हैं कि उन्होंने इतनी बार कोशिश कर ली है मरने की, अब कि वो अब इस आर्ट में परफेक्ट हो गई हैं। She performs it better than others. वो दूसरों से अच्छा इसे परफॉर्म कर लेती हैं। Who die only once. क्योंकि लोग तो बस एक बार मरते हैं जो कि हमेशा के लिए होता है, लेकिन वो तो मरने के बाद भी बार बार जिंदा हो जाती हैं। She gets a taste of death. She ends up surviving. तो उन्हें डेथ का टेस्ट तो मिलता है, लेकिन फिर भी वो बच जाती हैं और फिर से उनके पहले जैसी सफरिंग शुरू हो जाती है। शी रिवील्स दैट द हार्ड पार्ट इज कमिंग बैक एंड फेसिंग द क्राउड। तो वो कहते हैं कि सबसे हार्ड पार्ट तो यही है कि जब फिर से मैं जिंदा रह जाती हूँ तो मुझे पहले वाले क्राउड को फेस करना पड़ता है। और ये बिल्कुल एक थिएट्रिकल प्रोसेस की तरह है, जैसे एक थिएटर में एक्टर्स को ऑडियंस के सामने जाना पड़ता है, उसी तरीके से मुझे भी उन लोगों के सामने जाना चाहता है जिनके सामने मैं नहीं जाना चाहती हूँ, ऐसा वो कह रही हैं। सो व्हेन शी रिटर्न्स टू द नॉर्मल लाइफ अगेन एवरीथिंग सीम्स थिएट्रिकल टू हर। तो उनको हर चीज़ थिएट्रिकल लगती है और उन्हें पता होता है कि वापस क्या होने वाला है। जैसे पहले थी सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही रहेगी, और अगर फिर से सब कुछ पहले जैसा ही रहा तो वो फिर से इतना ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड हो जाएंगी, परेशान हो जाएंगी, दैट शी हैज़ टू रिटर्न टू द सेम प्लेस, कि वो फिर से सुसाइड करने की कोशिश करेंगी लेकिन फिर से कोई उन्हें बचा लेगा। शी फील शी इज बीइंग पुट ऑन स्टेज व्हेन पीपल कॉल हर लाइफ अ मिरेकल। तो उन्हें ऐसा लगता है कि जब लोग कहते हैं कि अरे चमत्कार हो गया, देखो ये मरने से बच गई, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे उन्हें स्टेज पे उतार दिया गया। द साउंड ऑफ दीज टू वर्ड जस्ट नॉक्स हर माइंड आउट। तो इन दो शब्दों का जो साउंड है, उन दो शब्दों से उनका जो माइंड है वो बौखला जाता है, और इसीलिए वो इतना ज़्यादा सार्केज़म यूज़ करती हैं और वो कहती हैं कि उन्हें देखने का या टच करने का एक चार्ज होना चाहिए, एक फीस होनी चाहिए या टिकट होना चाहिए। तो इस तरीके से वो अपने आप को एक ऑब्जेक्ट से कंपेयर करती हैं। As she masters the art of dying, people may gather around her and study the artist in her. तो वो कहती हैं कि मैं इतनी बड़ी मास्टर हूँ कि लोग मुझे स्टडी कर रहे हैं कि भाई इसे मरने की आर्ट कला आती है। They can find her scars to hear the beating of her heart, there is a charge too. तो वो कहती है कि अगर कोई मेरे घाव देखना चाहता है या मेरे दिल की धड़कन को सुनना चाहता है तो उसका भी चार्ज है। Plath makes her readers aware of the source of her suffering. उसके बाद फिर वो बताती हैं रीडर्स को कि इतनी ज़्यादा जो सफरिंग उन्हें मिली है वो किसकी वजह से मिली है। तो वो कहती हैं कि उनकी लाइफ में जितने भी आदमी हैं उन आदमियों के कारण उन्हें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, उन्हें बहुत ज़्यादा दुख मिला। तो वो कहती हैं सो हर डॉक्टर सो हर एनिमी। HERR हर एक जर्मन वर्ड है मिस्टर के लिए, यानी एक मेल के लिए, एक आदमी के लिए। तो वो एम्फेसाइज करती हैं हर वर्ड पे 2 बार। प्लाथ रिवील्स दैट मेन आर द एनिमी एंड द कॉज ऑफ हर सफरिंग। तो वो बताती हैं कि जो आदमी है वो उनके दुश्मन हैं और उन्हें जो सफरिंग मिली है वो आदमियों के कारण ही मिली है। दिस रिवील्स हर बिलीव दैट शी इज़ वैल्यूएबल टू मेन ओनली एज एन ऑब्जेक्ट। तो वो कहती हैं कि वो आदमियों के लिए एक ऑब्जेक्ट है, एक चीज़ है। आदमियों को वो सुंदर तो लगती हैं लेकिन कोई भी आदमी उन्हें समझना नहीं चाहता। Plath feels that her death would be nothing more than watching a beautiful piece of jewelry burn to the people around her. तो वो कहती हैं कि अगर मैं मर भी जाऊंगी तो लोग इसे बस एक सुंदर सी ज्वेलरी को जलता हुआ देखने के बराबर समझेंगे। यानी लोग बस सोचेंगे कि अरे कोई ऑब्जेक्ट जल रहा है, कोई इंसान मर गया है, इसकी उन्हें चिंता नहीं होगी। She uses heavy sarcasm when she says, "Do not think I underestimate your great concern." Here she feels that her death would be nothing more than watching a beautiful piece of jewelry melt to the people around her. She continues to blame men, God and the devil. तो उसके बाद फिर वो लोगों को यानी आदमियों को, गॉड और डेविल को स्पेसिफिकली वो ब्लेम करती हैं और कहती हैं कि गॉड और लूसीफर यानी जो डेविल है दोनों ही आदमी हैं
और इसीलिए वो कहती हैं कि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को पावरलेस महसूस करती हैं जब भी उन्हें किसी आदमी को फेस करना पड़ता है, और इसीलिए वो बाकी औरतों को ये वार्निंग दे रही हैं, बोल रही हैं बिवेयर, और कह रही हैं कि सभी आदमियों से दूर रहो, तभी तुम अपने आप को बचा पाओगी, ऐसा वो बाकी औरतों को कह रही है। और फिर फाइनली वो सारे आदमियों को वार्निंग देती हैं पोएम के लास्ट में, और कहती हैं कि वो अब पावरलेस नहीं है, उनके पास बहुत पावर है और वो अपना बदला लेने ज़रूर आएंगी। शी विल राइज अगेन जस्ट लाइक द मिथिकल क्रीचर फिनिक्स। और जैसे एक फिनिक्स चिड़िया होती है जो जब मरने वाली होती है तो वो मरने के बाद अपनी ही राख से फिर से जिंदा हो जाती है फिनिक्स, उसी तरीके से जो स्पीकर है पोएम की वो भी फिर से जिंदा हो जाएगी फिनिक्स की तरह, who can burst into flames and then be reborn from its ashes। तो जैसे एक फिनिक्स जलती है और उसके बाद अपनी राख से फिर से जिंदा हो जाती है, उसी तरीके से जो स्पीकर है वो भी फिर से जिंदा हो जाएगी और उन सभी आदमियों से बदला लेगी जिन आदमियों ने उसके साथ बुरा किया था। शी विल डिवाउर ऑल मेन। तो वो कहती हैं कि वो सारे आदमियों को खा जाएंगी, खत्म कर डालेंगी, और यहीं पर जो पोएम है वो खत्म हो जाती है। सो आई होप आपको समझ में आया कि किस तरीके से सिल्विया प्लाथ अपने फ्रस्ट्रेशन को दिखा रही हैं, अपने डिस्ट्रेस को दिखा रही हैं अपनी सुसाइड के जस्ट पहले। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।